गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से हैं। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। देखिए हमारा लेसन पाठ 8 प्रथम राष्ट्रपति का बचपन, ये हम सारा रीड कर चुके हैं। इसके मैंने आपको शुद्धलेख और शब्दार्थ लिखने के लिए दिए थे। आई होप आपने अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लिए होंगे। और बच्चों आपने हिंदी पाठ्य पुस्तक, ये गुलमोहर जो है हिंदी हमारी पाठ्य पुस्तक, इसकी जो नोटबुक लगाई है, नहीं लगाई है ना बच्चों? हाँ जी, नहीं लगानी है बच्चों। तो जो काम आपको लिखने के लिए दिया जाए, लर्न करने के लिए दिया जाए, तो वो साथ के साथ आपने कंप्लीट रखना है। रीडिंग दी है तो रीडिंग करेंगे आप, ये नहीं कि ऐसे छोड़ देंगे उनको। रीडिंग दी है तो रीडिंग करेंगे, ओके। और ये शब्दार्थ लिख लिया आप लोगों ने? आई होप आप सबने कंप्लीट कर लिए होंगे सुंदर सुंदर राइटिंग में, है ना? तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका अभ्यास कार्य। ये देखिए प्रश्न 1, आइए बातचीत करें में क्या लिया हो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पर ये क्या है? स्पीकिंग स्किल, इसमें आपको बोलना आना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? अगर मैं आपसे ये पूछूं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो आपको फटाफट आंसर बोलना आना चाहिए। स्पीकिंग स्किल में क्या होता है कि स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? बोलना। तो आपको बोलना आना चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद मौलवी साहब से किस विषय की शिक्षा प्राप्त करते थे? किस विषय की शिक्षा प्राप्त करते थे? फारसी भाषा की। फारसी भाषा सीख रहे थे ना वो मौलवी से। पहले मौलवी साहब क्या दावा करते थे? मौलवी साहब पहले थे और एक बाद में और आए थे। जो पहले वाले मौलवी साहब थे वो क्या दावा करते थे? वो ये दावा करते थे वह कि मैं शतरंज खेलना खूब जानता हूँ। उसके बाद है पेज नंबर 67, सही उत्तर के सामने सही लगाइए। मौलवी साहब ने किस पर गोली चलाई थी? गिद्ध पर। तो गिद्ध के आगे हम क्या लगाएंगे? टिक। खेल कूद में सबसे आगे कौन था? यमुना प्रसाद। स्वयं लेखक, लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये बलदेव चचा मौलवी साहब नहीं, यमुना प्रसाद जो उनका तीसरा दोस्त था, उनके साथ पढ़ने के लिए गया था ना, वो खेल कूद में सबसे आगे रहता था। तो यहाँ हम टिक करेंगे। पढ़ते समय दिया क्यों बुझ जाता था? याद है आप लोगों को? लेसन रीड किया है अच्छे से? तो उसमें दिया इसलिए बुझ जाता था क्योंकि दिए में रेत की पोटली डाल देने से वो जल्दी बुझ जाता था। इसके बाद पेज नंबर 68, ये जो है नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से दूसरे मौलवी जी से पढ़ते समय लेखक की दिनचर्या लिखिए। अब ये थोड़ा थोड़ा हिंट दिया हुआ है, ठीक है? इससे रिलेटेड, इससे संबंधित जो है वाक्य आपको इस लेसन के बीच में मिल जाएंगे। तो आपने ढूंढ के खूब सवेरे वाला वाक्य कौन सा है, सूर्योदय के बाद किस में आ रहा है, किस वाक्य में, सबक याद करने के बाद, तो ये शब्द जो हैं किस किस वाक्य में आ रहे हैं, खूब सवेरे जिस वाक्य में आ रहा है वो वाक्य पूरा यहाँ पे लिखना है। ऐसे ही ये जिस वाक्य में आ रहा है वो आपने पूरा वाक्य यहाँ लिखना है। तो आप ये काम खुद करेंगे, ठीक है? उसके बाद है प्रश्न 1 भाषा ज्ञान का। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द कौन से होते हैं? समान अर्थ देने वाले शब्द। समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। अब भाई का समान अर्थ देने वाला शब्द और क्या है? तात। भाई को आप तात बुलाओ या भाई बुलाओ, बात एक ही है। तो भाई के समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कौन से हैं? तात, भ्राता है। तो और भी अनुज भी है, अग्रज भी है, वो भी भाई को ही बोलते हैं। छोटे भाई को
अनुज, बड़े भाई को अग्रज। लेकिन यहाँ हमने 2 ब्लैंक दिए हुए ना, तो हमने 2 लिखे हैं। तात, भ्राता। दिन, दिवस, दिन के पर्यायवाची शब्द दिवस, वार, दिवस, वार। माँ का पर्यायवाची शब्द माता, जननी, माता, जननी। घर का पर्यायवाची शब्द भवन, सदन, घर का पर्यायवाची शब्द भवन, सदन। अब है प्रश्न 2, निम्नलिखित अनेकार्थक शब्दों के 2-2 अर्थ लिखिए। मतलब अनेकार्थी शब्द लिखने हैं। अब पर्यायवाची और अनेकार्थी में बहुत अंतर होता है। पर्यायवाची में तो समान अर्थ देने वाले होते हैं, लेकिन अनेकार्थी शब्द में इस शब्द को कहाँ कहाँ किस किस के लिए प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। पर्यायवाची में तो समान अर्थ हो गया, सेम मीनिंग, लेकिन अनेकार्थी में इस अक्षर को एक एक जो शब्द है उसको किस किस के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जैसे देखिए अक्षर, अक्षर हम वर्ण को भी कहते हैं, जो वर्ण होते हैं हमारे उसको भी अक्षर कहते हैं। और अक्षर जो है शिव के लिए भी प्रयोग किया जाता है, वर्ण शिव। उसके बाद है ईश्वर के लिए भी अक्षर प्रयोग किया जाता है, ईश्वर के लिए। अब है काम, काम एक तो काम का अर्थ कार्य हो गया, और दूसरा हम किसी से पूछते हैं ना तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा पेशा क्या है, तो पेशा, धंधा, तुम्हारा धंधा क्या है ना, उसके लिए भी काम शब्द प्रयोग में किया जाता है ना, लाया जाता है ना। तो ये पर्यायवाची शब्दों से अलग होते हैं। घर, घर आवास, एक तो आवास हो गया रहने का स्थान जिसमें हम रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम घर। और दूसरा स्वदेश, जब लोग विदेशों में होते हैं तो कहते हैं कि मैं अपने घर जा रहा हूँ, मैं अपने देश जा रहा हूँ, स्वदेश। पास, निकट, उत्तीर्ण। पास, कोई चीज़ पास में पड़ी हो, नज़दीक पड़ी हो, नज़दीक भी लिख सकते हैं, निकट, निकट पड़ी हो तो हम क्या कहते हैं पास में पड़ी है, पास, निकट। और एक पास कहाँ प्रयोग किया जाता है, उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण, कि वह पास हो गया, वह उत्तीर्ण हो गया, कक्षा में पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैंने शब्दों के वर्ण विच्छेद आपको अच्छे से सिखाने हैं। देखिए बिल्कुल इजी है अगर आप ध्यान से समझोगे तो। ये क्या लिखा हुआ है, मौलवी, क्या लिखा हुआ है, मौलवी। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जब हम इनके टुकड़े करेंगे, जहाँ पे स्वर आएगा, स्वर में हम ये हलंत जो है नहीं लगाएंगे। ये जो हलंत मैंने लगाया ना, इसको बोलते हैं हलंत, ये आप नहीं लगाएंगे स्वर में। व्यंजन में भूलेंगे नहीं। जब भी हम किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं तो उसमें स्वर भी आएंगे, व्यंजन भी आएंगे वर्ण विच्छेद में, क्योंकि स्वरों की मात्राएं होती हैं और व्यंजन को मात्राएं लग रही हैं, तो ये दोनों चीज़ें आएंगी वर्ण विच्छेद में। स्वर को हलंत लगाना नहीं है और व्यंजन में हलंत लगाना भूलना नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, ये देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, मौलवी। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, व्यंजन, म आ रहा है ना, म लिख देंगे, म के नीचे लगाएंगे हलंत। उसके बाद हम देखेंगे म को कौन सी मात्रा लगी हुई है, औ की, तो हम यहाँ औ लिख देंगे। ठीक है, औ लिख देंगे, लेकिन औ की मात्रा होती है इसलिए हलंत नहीं लगेगा। ये म जो है, इस म में अगर हम अ जोड़ते हैं तब जाके ये वाला म बनेगा। ठीक है, म। उसके बाद ये, अब ये म पूरा हो गया, म। अब आ गया ल, किसकी बारी आ गई, ल की। ये ल के नीचे हलंत, व्यंजन है ना,
ये पूरा कब बनेगा? इसमें अब कोई मात्रा नहीं लगी हुई, जिसमें कोई मात्रा नहीं है समझो उसमें अ है। ठीक है, उसके बाद वी, वी में व्यंजन कौन सा आ रहा है? व लिख के व के नीचे हलन, मात्रा कौन सी है? ई की, तो यहाँ ई लिख देंगे। अब उसके बाद है उत्साह। उत्साह में देखिए सबसे पहले ऊ जो है स्वर है, स्वर ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे हम। उसके बाद आ गया त। अब त जो है व्यंजन है, इसके नीचे हलंत लगाएंगे। तो ये अपने आप में ही हलंत का मतलब है कि वो अपने आप में आधा है अक्षर, तो इसमें त भी आधा है। अब कोई मात्रा नहीं लगाएंगे हम, आधा त तो बन नहीं गया, ये मात्रा की जरूरत ही नहीं है हमें। उसके बाद आ गया सा में कौन सा व्यंजन है? स, व्यंजन स के नीचे हलंत, मात्रा कौन सी है? आ की, इसमें हम लिख देंगे आ। अब आ गया ह अपने आप में अधूरा दिखाना है, हमने आधा दिखाना है, क्योंकि हम इसके टुकड़े कर रहे हैं ना। ये पूरा कब बनेगा? जब इसमें अ जोड़ेंगे। स्वरों की मात्राएं हैं इसलिए हलंत नहीं लगेगा। अब आ गया विचित्र। विचित्र में सबसे पहले क्या आ रहा है? व्यंजन व के नीचे हलंत, कौन सी मात्रा है? छोटी की, तो यहाँ छोटी लिख देंगे। अब आ गया चित्र, तो च आ रहा है, च के नीचे हलंत, मात्रा कौन सी है? छोटी की। ठीक है, अब त्र कैसे बनता है? त और र को मिला के त्र बनता है। ये अधूरा है, इसमें हम जब अ जोड़ेंगे तो ये बन गया त्र। ठीक है, उसके बाद आ गया सवारी। सवारी में सबसे पहले स आधा, उसके बाद इसमें अ जोड़ेंगे। इसमें अ जुड़ा हुआ है ना, तो हमने सारे टुकड़े करते हैं इनके। उसके बाद आ गया व के नीचे हलंत, आ की मात्रा है उसको, तो आ लिखेंगे। री र, ई की मात्रा है बड़ी की, तो हम यहाँ बड़ी लिख देंगे। उसके बाद है प्रश्न 4, की अथवा की से वाक्य पूरे कीजिए। जब हमारी बात लगातार चल रही है, हम सरल वाक्य है, जब सरल वाक्य होगा तो उसमें क को बड़ी की मात्रा लगती है। सरल वाक्य यानी बीच में कोई दो वाक्य आपस में जुड़ नहीं रहे हैं। जिस वाक्य में दो वाक्य जुड़ते हैं उसमें छोटी की मात्रा वाला की आता है। अब देखिए, वे घोड़े की सवारी करते थे, ये सीधा सरल वाक्य है, कोई इसमें दूसरा जुड़ नहीं रहा वाक्य है, तो इसमें क को बड़ी की मात्रा। इतना सुनना था कि मौलवी साहब गुलेल लेकर खड़े हो गए। अब इसमें जुड़ रही है ना, मिश्र वाक्य बन रहा है ये। इतना सुनना था कि, तो ये इसमें छोटी की मात्रा वाला। वे बेखौफ आगे बढ़े कि सांड ने उन्हें दे पटकाया। अब इसमें भी दो वाक्य आपस में जुड़ रहे हैं, मिश्र वाक्य बन रहा है, तो ये छोटी की मात्रा वाला। यमुना भाई रेत की छोटी पोटली छिपाकर उसे दिए में रख देते थे। अब ये सरल वाक्य, इसमें कोई दो वाक्य जुड़ नहीं रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली बात हमारी चली जा रही है, तो इसमें क को बड़ी की मात्रा वाला। अब नुक्ता लगाकर शब्दों को दोबारा लिखिए। नुक्ता हम लगाते हैं, एक तो ख के नीचे लगता है, ग के नीचे लगता है, ज के नीचे लगता है, फ के नीचे लगता है। ठीक है, इन शब्दों के नीचे नुक्ता लग जाता है। तो ये देखिए, अब इसमें है मजाक, इसको क्या पढ़ेंगे हम? मजाक। जब इसमें ज के नीचे नुक्ता लगेगा तो इसकी आवाज कैसे होगी? मजाक। कैसे पढ़ेंगे इसको? मजाक। फारसी, ये क्या है? फारसी। जब नुक्ता लग गया फ के नीचे तो फारसी, फारसी। ये है खिलाफ, खिलाफ।
खिलाफ, जब ये नुक्ता लगे तो खिलाफ, खिलाफ। वैसे क्या पढ़ेंगे इसको, खिलाफ, खिलाफ। लेकिन जब नुक्ता लग गया तो खिलाफ। दरवाजा, नुक्ता लग गया ज के नीचे, दरवाजा, जा। साफ, साफ, नुक्ता लग गया तो साफ। जरूरत, नुक्ता लग गया तो जरूरत। क्या पढ़ेंगे इसको, जरूरत। इसमें ज फ, जहाँ भी ज फ आ रहे हैं उसके नीचे नुक्ता लगेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने अच्छे से लर्न भी करना है और इसको कंप्लीट भी करना है। ओके, टेक केयर बेटा।